Hello students, today we are going to read chapter 10 of our English book New Images. The title of the chapter is Frankenstein's Monster. Frankenstein's Monster. फ्रैंकेनस्टीन यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूँ कि फ्रैंकेनस्टीन यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है और मॉन्स्टर का मतलब है एक दानव, एक राक्षस, यानी लंबे चौड़े डील डॉल वाला, थोड़ा सा डरावना सा दिखने वाला कोई जो होता है उसे बोलते हैं मॉन्स्टर, हु फील्स जस्ट लाइक वी डू। तो ये कहानी है फ्रैंकेनस्टीन नाम के साइंटिस्ट के एक मॉन्स्टर की, एक दानव की, जो कि है तो दानव, लंबा चौड़ा डील डॉल वाला है, लेकिन वो वैसा ही फील करता है जैसा कि हम लोग करते हैं, आप और हम करते हैं, है ना। अच्छा चलो एक बात बताओ, जब आप ये वर्ड सुनते हो हॉरिबल, तो आपको कैसा फील होता है? हॉरिबल मीन्स डरावना होता है ना, तो हमें डर लगने लगता है। आपने कभी कुछ स्टोरी सुनी होंगी हॉरर या कोई फिल्म देखी होंगी, तो है ना, हमें कैसा लगता है उनको देख के? थोड़ा डर सा लगता है ना। चलो एक बात बताओ, अगर आप साइंटिस्ट होते, यानी कि आप वैज्ञानिक होते और आप अगर कोई खोज कर पाते, कुछ नया बना पाते, तो आप क्या बनाना पसंद करते? मैंने जब बच्चों से क्लास में ये बात पूछी तो कुछ ने मुझे बताया कि वो लोग ऐसा रोबोट बनाना चाहते हैं जो होमवर्क कर दे, कुछ ने बताया कि मैं एक ऐसी दवाई बनाना चाहता हूँ जो लेकर और सब बिल्कुल ठीक हो जाए, हर बीमारी का वो दवाई सब समाधान कर दे और सबको पहले जैसा यंग बना दे, अच्छा बना दे, है ना। कुछ बच्चों ने बताया कि मैं एक ऐसा इलाज बनाना चाहता हूँ जिससे कि जो ऐसी चीज़ जिससे कि जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं वो उससे अपने आप से फिर से अपने आप क्रिएट हो जाए, ठीक हो जाए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टाइम मशीन बनाना चाहती हूँ, टाइम मशीन जिससे कि हम कुछ मिनट पहले या कुछ साल पहले या कुछ सेंचुरीज पहले भी जा सकें, या कुछ मिनट बाद में या कई साल आगे भी हम लोग जा सके, टाइम ट्रैवल कर सके। ऐसी कुछ फिल्में आप लोगों ने भी देखी होंगी, है ना। तो बेटा जिस तरह से मैंने जो चीज़ें कही उसमें से सारी की सारी पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से साइंस फिक्शन, ये जो मैंने आपको बताया ना कि मुझे लगता है टाइम मशीन बनाए, और ये सब क्या है? फिक्शन है, इमेजिनेशन है। एक अपनी इमेजिनेशन होती है कि काश मैं ऐसा कर पाऊँ या ऐसा हो जाए। तो अपना जो ये चैप्टर है ये इसी पे बेस है, साइंस फिक्शन नॉवल है। आ जाओ अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शेली, ये इस चैप्टर के अपने ऑथर का नाम है, और ये 1797 में बॉर्न हुई थी और 1851 में शी वॉज डाइड। was an English writer, essayist, a biographer and a travel writer. ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शेली थी, ये एक इंग्लिश राइटर थी, इंग्लिश में लिखने वाली लेखिका थी, एसेइस्ट थी, यानी चीज़ों के ऊपर ऐसे लिखती थी, उनके बारे में डिटेल जो है लेख लिखती थी। बायोग्राफर, किसी की जीवनी को बायोग्राफी कहते हैं बेटा, तो ये जीवनियाँ भी लिखा करती थी। और ट्रैवल राइटर, यात्रा वृत्तांत भी ये लिखा करती थी, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते हैं वहाँ पे नया कैसे देखते हैं, कैसे पहुँचते हैं, वो सब ट्रैवल राइटिंग में आता है। शी वॉज बोर्न इन लंदन इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड में वो पैदा हुई थी। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स वर राइटर्स, उनके दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों ही राइटर्स थे। शी वॉज एन एविड रीडर एंड अ डे ड्रीमर, वो बहुत ही उत्सुक पाठक थी, बहुत पढ़ती थी और डे ड्रीमर थी, दिन में सपने देखा करती थी, यानी कुछ ना कुछ इमेजिन करती रहती थी। राइटिंग वॉज हर फेवरेट पास टाइम, उनका सबसे अच्छा टाइम पास था लिखना। हर राइटिंग करियर बिगैन एंड एंडेड विद ट्रैवल बुक्स, उन्होंने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत भी ट्रैवल बुक्स यानी यात्रा के ऊपर जो लेख लिखे जाते हैं उनसे की थी, और करियर के अंत में भी वो इसी टाइप की किताबें लिखा करती थी। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ हर लाइफ टाइम शी रोड टू अर्न हर लिवलीहुड, अपने लाइफ के ज़्यादातर भाग में उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो उन्होंने अपनी आजीविका कमाने के लिए, यानी ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए लिखा था। फ्रैंकेनस्टीन जो कि 1818 में आया था, इज़ हर मास्टरपीस, उनका सबसे अच्छा जो
एक पीस है लिखने का, जो एक सबसे अच्छी बुक है वो फ्रैंकेनस्टीन है एंड मोस्ट फेमस वर्क, और यही उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ था, उनका यही वाला नावल। वालपर्गा 1823, द लास्ट मैन 1826, लोडोर 1835 एंड रैम्बल्स इन जर्मनी एंड इटली 1844 आर सम ऑफ आर अदर वर्क्स। ये उनकी कुछ और बुक्स के नाम है बेटा। फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर कंसिस्ट ऑफ एपिसोड्स अडॉप्टेड फ्रॉम द नॉवल फ्रैंकेनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथ्यूस। फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर जो हमारा चैप्टर है, ये एक फ्रैंकेनस्टीन का नाम का उन्होंने पूरा नॉवल लिखा था, उसमें से एक छोटा सा पार्ट, उसका एक छोटा सा एपिसोड, उसका एक पार्ट लिया गया है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818। मैरी शैली पेंड दिस स्टोरी एट द एज ऑफ 18। 1818 में ये पब्लिश हुआ था और मैरी शैली ने ये स्टोरी, पेंड मीन्स लिखी थी, केवल जब वो 18 साल की थी। इट कम्स अंडर द गॉथिक जॉनर विच इंक्लूड्स नॉवेल्स दैट डिस्क्राइब्स मिस्ट्री एंड हॉरर। ये जो नॉवल है ये गॉथिक जॉनर में आता है। गॉथिक जॉनर क्या होता है बेटा? जॉनर मीन्स जैसे फिल्में होती है ना, अलग अलग जॉनर की, कॉमेडी फिल्म है, सोशल फिल्म है, या ट्रेजिक फिल्म है, या फिर अलग जैसे पैट्रियोटिक फिल्म है ना। तो इस तरह से ये गॉथिक जॉनर का, ऐसे नॉवेल्स भी होते हैं अलग अलग जॉनर के। तो हमारा ये जो नॉवल है गॉथिक जॉनर है। गॉथिक जॉनर कौन सा होता है? जिसमें कि मिस्ट्री यानी रहस्य और हॉरर थोड़ा सा होता है, थोड़ा डरावना सा। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द वेरी फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल। इस नॉवल को जो पहल जो साइंस फिक्शन नॉवल आए थे, साइंस के साथ जो इमेजिनेशन होती थी उसके बारे में जो नॉवल्स आए थे, उन्हीं में से एक इसको भी माना जाता है। इट हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड इनटू प्लेज एंड मूवीज़। इस नॉवल पे बेस्ड बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं और इसके ऊपर बहुत सारे स्टेज पे नाटक भी हुए हैं। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द मॉन्स्टर। इस चैप्टर में जो फ्रैंकेनस्टीन है, जो साइंटिस्ट है, उसका पूरा नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, और ये एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया था, एक दानव को क्रिएट किया था। अब कैसे किया था, क्या हुआ था, वो पूरी स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि आप लोग बहुत काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि मैं केवल चैप्टर ही नहीं और इसके एक्सरसाइजेज भी आपको बताऊँ, वो उसके भी वीडियो अपलोड करूँ। तो मैंने इस चैप्टर के एंड में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं बुक के चैप्टर के पीछे, उन क्वेश्चन आंसर्स का भी पिक इस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप लोग उसमें से वो एक्सरसाइजेस भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको बुक से मिल जाएंगे, आंसर्स का मैंने पिक अपलोड किया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए और आप और भी जो भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं वो भी एक अलग से, अभी तक जितने भी चैप्टर अपलोड किए हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर्स का एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी। आप प्लीज़ मुझे बताएं अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप लोगों का जब सपोर्ट मिलता है तो हमें रियल मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस डालने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज एट माई मदर्स डेथ बेड दैट आई बिगैन थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ। वाई डिड आई हैव टू ग्रीव फॉर हर। ये बात बोल रहे बेटा फ्रैंकेनस्टीन। देखो ये पूरी पिक्चर स्टोरी है। ये जो लड़का दिख रहा है फोटो में ये फ्रैंकेनस्टीन है, पास में उसकी बड़ी सिस्टर है जो डेथ बेड पे लेटी हुई है, वो उसकी माँ है। डेथ बेड मीन्स क्या होता है कि मरने से पहले, अपन हिंदी में बोलते हैं ना अंतिम सांसें लेते हुए, तो इंग्लिश में बोलते हैं डेथ बेड पे होना। तो फ्रैंकेनस्टीन बोल रहा है कि ये मेरी माँ का डेथ बेड था। जब मेरी माँ अंतिम सांसें ले रही थी उस समय मैंने सोचना शुरू किया लाइफ और डेथ के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में, कि मैंने ये सोचा कि मुझे क्यों उनके लिए दुखी होना पड़ रहा है। होता है ना बेटा, जब अपना कोई जाता है तो अपन सोचते हैं अरे यार कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, अब रोज़ कभी नहीं दिखाई देंगे। तो उसने भी ऐसा सोचना शुरू किया। जब उसकी माँ मरने वाली थी तो उसे लगा कहाँ से आता है इंसान, कहाँ चला जाता है, कैसे लाइफ मिलती है, कैसे डेथ हो जाती है, मुझे अपनी माँ के लिए दुखी क्यों होना पड़ेगा हमेशा। और देखिए दूसरा डायलॉग जो है वो उनकी मम्मा का दिख रहा है पिक्चर में। मम्मा, एक माँ अगर मरती हुई माँ अपने बच्चों को क्या बोलेगी बेटा? शी इज सेइंग स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हैप्पी माय डियर चिल्ड्रन। बच्चों तुम स्ट्रॉन्ग रहना, मजबूत रहना और बहुत ही खुश रहना। ऐसा कह के उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके बाद
नेक्स्ट सीन में देखो बेटा, इट वॉजेंट लॉन्ग बिफोर आई लेफ्ट एंड अटेंडेड कॉलेज इन इंगॉलस्टेड। आई थर्स्टेड फॉर नॉलेज, आई नीडेड टू नो द सीक्रेट टू लाइफ। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं वो हाथ हिलाता हुआ जा रहा है और घर की सीढ़ियों पे बाहर की तरफ उसकी बहन है। तो ये चीज़ हमको बता रही है कि ये बहुत देर नहीं हुई थी इस बात को, यानी मेरी माँ की डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि तभी मैंने अपना घर छोड़ दिया था और मैं इंगॉलस्टेड, एक जगह का नाम है बेटा, वहाँ पर मैंने कॉलेज अटेंड कर लिया था। और फ्रैंकेनस्टीन बोल रहे हैं कि आई थर्स्टेड फॉर नॉलेज, मैं ज्ञान का प्यासा था, मुझे ज्ञान चाहिए था। आई नीडेड टू नो द सीक्रेट ऑफ लाइफ, और कौन सा ज्ञान चाहिए था? वो लाइफ का सीक्रेट जानना चाहते थे। यहाँ पर देखो एक क्लास चल रही है और एक प्रोफेसर जो है वो पढ़ा रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं? द एंशियंट टीचर्स ऑफ दिस साइंस promised impossibilities and performed nothing. The modern masters promise very little. ये प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं कि जो एंशियंट मीन्स जो शुरुआती टीचर्स थे, जो पूर्वज थे टीचर्स, है ना, उन्होंने बहुत सारी प्रॉमिस करी थी इस साइंस के बारे में, जीवन और मृत्यु की जो विज्ञान है उसके बारे में उन्होंने इम्पॉसिबल चीज़ें पता लगाने का वादा किया था, लेकिन एक्चुअल में वो परफॉर्म सच में कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन जो मॉडर्न मास्टर्स हैं, आज के जो आधुनिक टीचर्स हैं, वो प्रॉमिस बहुत छोटा ही प्रॉमिस करते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी मच प्रॉमिसिंग, फॉल्स प्रॉमिसिंग कि हम ये पता लगा लेंगे वो लगा लेंगे, नहीं। एंशियंट टीचर्स ने बहुत प्रॉमिस किया था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। यानी कि आज भी ये रहस्य ही है कि लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होता है, कहाँ से लाइफ मिलती है। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ माई लेक्चर्स दैट आई फर्स्ट सॉ प्रोफेसर वालमैन। आई वॉज एंथ्रिल्ड बाय हिज स्पीच। यहाँ पर फ्रैंकेनस्टीन बोल रहे हैं कि ये मेरा एक लेक्चर के दौरान ऐसा हुआ कि मैंने पहली बार प्रोफेसर वालमैन को देखा और मैं उनकी स्पीच सुन के बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गया था, एंथ्रिल्ड हो गया था, बहुत ही मुझे मज़ा आया था। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? सो मच नीड टू बी डन, आई विल अनफोल्ड टू द वर्ल्ड द डीपेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ क्रिएशन। फ्रैंकेनस्टीन अपने प्रोफेसर वालमैन से बोल रहे हैं कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अभी तो, और मैं ये जो वर्ल्ड का डीपेस्ट मिस्ट्री है, सबसे गहरा राज जो है, जो निर्माण का राज है, जो सृजन का राज है, क्रिएशन का जो राज है, नई चीज़ कैसे बनती है, कैसे लाइफ आती है, मैं वो वर्ल्ड के सामने अनफोल्ड कर दूंगा, मैं वो राज दुनिया के सामने ज़रूर खोल दूंगा। आई रेड एंड स्टडीड अंटिल माई बॉडी कुड टेक नो मोर। मैं तब तक पढ़ता और पढ़ाई करता रहता था जब तक कि मेरा शरीर बिल्कुल झेल ही नहीं पाता था, जब तक बॉडी बिल्कुल मेरी पस्त नहीं हो जाती थी, तब तक मैं पढ़ता रहता था। विद एवरी पेज आई टर्न्ड आई अनरिवील्ड अनदर ऑफ द वर्ल्ड्स सीक्रेट। देखो पिक्चर में कितनी सारी बुक्स हैं, कैंडल जल रही है और वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं तब तक पढ़ता रहता था जितना कि मेरी बॉडी अलाउ करती थी, और हर पलटते हुए पेज के साथ मैं कोई ना कोई एक जो दुनिया का सीक्रेट है उसको रिवील करता जाता था। यानी कि मैं धीरे धीरे इस साइंस के राज जानता जा रहा था। वन ऑफ द थिंग्स दैट इंटरेस्टेड मी वॉज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन फ्रेम। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आता था, मुझे मज़ा आता था पढ़ने में, वो था स्टडी ऑफ द ह्यूमन फ्रेम। ह्यूमन मीन्स इंसान को कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे बनता है इंसान, उसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था। इट ड्रोव मी टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ लाइफ। ड्रोव मी यानी ले गया, ये जो सोचना था मेरा इसके बारे में, वो मुझे उस क्वेश्चन तक ले गया कि लाइफ का नेचर क्या है, मीन्स जीवन की प्रकृति क्या है, कहाँ से आता है जीवन और कहाँ से। देखो बेटा, वो ये हम जब से पैदा होते हैं हमारी सांसें, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे हाथ पैर, एवरीथिंग अच्छे से काम करते रहते हैं, और अचानक से एक दिन क्या होता है कि डेथ हो जाती है और सब कुछ काम करना बंद कर देता है। तो वो यही जानना चाहता था कि ऐसा क्या होता है बॉडी में जो हमें लाइफ भी देता है और फिर डेथ के बाद एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा सोचना था कि ह्यूमन फ्रेम कैसे होता है, बॉडी कैसे फ्रेम होती है इंसान की, तो वही मुझे इस क्वेश्चन तक ले गई कि जीवन की प्रकृति क्या है। आई क्वेश्चन वॉट इट वॉज अ बोल्ड क्वेश्चन टू आस्क। मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि ये क्या था, यानी कि जीवन क्या है, और ये एक बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन था पूछने के लिए, मतलब बहुत ही साहसिक क्वेश्चन था।
ऐसा लोग ज़्यादा हिम्मत नहीं करते हैं पूछने की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं ठीक है बस हो रहा है चल रहा है, बट ही वॉज थिंकिंग कि कहाँ से कैसे होता है, एंड आई वॉज बोल्डर टू थिंक दैट आई कुड क्रिएट इट। और मैं तो उससे भी ज़्यादा बोल्ड था, मैं केवल एक क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि कैसे होता है, बल्कि मैं तो और भी ज़्यादा साहसिक काम कर रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि इवन मैं खुद लाइफ क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत ही अजीब सी और बहुत ही साहसिक बात थी, बहुत ही बोल्ड बात। फॉर मंथ्स आई टॉयल्ड अंटिल एट लास्ट आई फिगर्ड इट आउट। टॉयल्ड मीन्स मजदूरी, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करना कि बिल्कुल मजदूरी जैसे। तो बोल रहा महीनों तक मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और जब तक कि लास्ट में मैंने इसे फिगर आउट नहीं कर लिया, यानी कि जब तक मैंने इसका पता नहीं लगा लिया, मैंने महीनों तक बहुत सारी मेहनत की। माई कैलकुलेशंस वर राइट, मेरी जो कैलकुलेशंस थी वो सही जा रही थी। मैंने जो लाइफ के बारे में, क्रिएशन के बारे में कैलकुलेशन करी थी वो सही निकल रही थी। It was time for me to do what I had put off for too long. Put off का मीन्स होता है बेटा टालना, यहाँ पर put off का मीनिंग है टालना। तो फ्रैंकेनस्टीन कह रहे हैं कि अब समय आ गया था कि मैं जिस चीज़ को बहुत समय से टालता आ रहा था, मैं अब उसको कर डालूं। अब नेक्स्ट देखो, फॉर मंथ्स आई टॉयल्ड एक्वायरिंग ऑल दैट आई नीडेड टू क्रिएट लाइफ। फ्रैंकेनस्टीन बोल रहे हैं कि पहले तो महीनों तक मैंने मेहनत करी थी फिगर आउट करने के लिए कि कैसे क्या करना है, और अगले फिर कुछ महीनों तक मैंने इतनी हार्ड वर्क इसलिए करा क्योंकि मुझे वो लाइफ क्रिएट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी उनको एक्वायरिंग मतलब इकट्ठा करना, उनको कि क्या चीज़ कहाँ मिलेगी, ये उस एरिया में मिलेगी, वहाँ जाऊँ, ये ऐसे क्रिएट होगी तो ऐसे बनाऊँ। तो वो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने महीनों तक फिर से मेहनत करी। अब देखो ये जो नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें बैठा बैठा फ्रैंकेनस्टीन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, लर्न फ्रॉम मी, लर्न थ्रू माई एग्जाम्पल, कि सीखो मुझसे, मेरे एग्जाम्पल के थ्रू सीखो, मेरा उदाहरण देख के कुछ सीखो। द लेंस आई गो थ्रू टू एक्वायर नॉलेज, उन रास्तों को देखो, लंबे रास्तों को जो मैंने तय किए हैं नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो बैठा बैठा ऐसा सोच रहा है कि वर्ल्ड जो है वो मेरे एग्जाम्पल से सीख लेगा, देखेंगे, है ना। आई रिजॉल्व टू मेक द बीइंग ऑफ एन जाइगेंटिक स्टेट्योर, इट वॉज 8 feet इन हाइट, मे बी लार्जर। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतनी उसने मेहनत करी, सब करा, और यहाँ पे देखो इस पिक्चर में वो एक जाइगेंटिक स्टैट्योर, जाइगेंटिक का मीनिंग होता है बेटा बहुत ही बड़ा, बहुत ही जायंट, विशाल एकदम, और स्टैट्योर मीन्स डील डॉल, और रिजॉल्व मीन्स मैंने कर लिया। तो फ्रैंकेनस्टीन बोल रहा है कि अब मैं सफल हो गया था एक बीइंग ऑफ, एक फ्रेम बनाने में, ह्यूमन फ्रेम एक मैंने बना लिया था जो कि बहुत ही विशाल डील डॉल था, और ये लगभग 8 feet था हाइट में, या बल्कि उससे भी ज़्यादा होगा। इतना बड़ा उसने ह्यूमन जो फ्रेम था वो बनाया, यानी बॉडी जो बनाई, क्रिएट करी, 8 feet से भी ऊंची, बहुत ही विशाल डील डॉल वाला उसने एक पुतला बना लिया। आई लुक्ड एट मंथ्स ऑफ लेबर व्हेन आई बिगेन, मुझे जब मैंने शुरू किया उसके बाद मुझे महीनों की मेहनत लगी उस पुतले को बनाने में। अब देखो पहले तो फिगर आउट करने में, उसके बाद चीज़ों को एक्वायर करने में, और उसके बाद उस पुतले को बनाने में भी उसकी महीनों की मेहनत लगी। यू कांट इमेजिन हाउ आई फेल्ट, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुझे कैसा फील होता था। कैसा क्यों फील होता था, देखो आगे क्या बोल रहा है, आई वुड क्रिएट लाइफ, अ स्पेसीज वुड कॉल मी इट्स क्रिएशन, मैं लाइफ को क्रिएट करने वाला हूँ, मैं जीवन को का निर्माण करने वाला हूँ, और एक स्पेसीज, स्पेसीज मीन्स समझते हो, जैसे एक अलग अलग प्रजाति होती है ना, लाइक एनिमल्स की होती है, काऊ, बफेलो, डियर, डॉग, ऐसे। तो बोल रहे एक जो स्पेसी है वो मुझे अपना क्रिएटर बोलेगी, और क्रिएटर किसको बोलते हैं बेटा, अपन गॉड को बोलते हैं ना। तो वो क्या बोल रहा है कि एक स्पेसीज मुझे अपना क्रिएटर मानेगी, बहुत ही ज़्यादा वो ये सोच सोच के एक्साइट हो जाता था, बहुत खुश हो जाता था। लेकिन आई फेल्ड एंड आई कंटिन्यूड टू फेल विद द पासिंग ऑफ सीजन्स, लेकिन मैं फेल हो गया। अब उसने पुतला तो बना लिया लेकिन उसको लाइफ नहीं दे पा रहा था, तो क्या बोल रहा है, मैं फेल हुआ और कंटिन्यू टू फेल, यानी होता ही गया विद द पासिंग ऑफ द सीजन्स। अब ये कुछ मंथ्स की बात नहीं रही बेटा, सीजन्स निकलते रहे,
मतलब कई महीने हो जाते थे, फिर थोड़ा लाइफ देने की कोशिश करता, फिर फेल हो जाता, फिर अगली कोशिश में महीनों लगते, फिर फेल हो जाता, तो कई साल निकल गए. इट वुड नॉट वेक अप येट आई डेंट गिव अप. लेकिन कई सीजन्स पास हो गए, साल निकल गए, लेकिन आई वुड नॉट वेक अप, मैं सॉरी इट वुड नॉट वेक अप येट आई डेंट गिव अप. लेकिन ये उठा नहीं, मतलब वो पुतला पुतला ही रहा. उसको लाइफ देने में ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया था. उसने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी थी, है ना, वो फिर भी ट्राई करता रहता था. एवरी नाइट आई बिकेम नर्वस, आई शर्नड माई फेलो क्रिएचर्स. हर रात को मैं नर्वस हो जाता था, है ना, और मैंने अपने फेलो क्रिएचर्स का त्याग कर दिया था. फेलो क्रिएचर्स मतलब अपने साथी जो थे उनको सबको छोड़ छाड़ के, और मैं केवल अपनी पढ़ाई करता रहता था. आई ग्रू अलार्म्ड एट द रैक आई हैड बिकम. मैं घबरा गया था. ग्रू अलार्म्ड मीन्स मैं घबरा गया था इस बात से कि मैं क्या, रैक का मतलब होता है बेटा वैसे जो जहाज़ का मलबा होता है वो, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में रैक का मतलब है कि मैं जैसा बर्बाद सा हो गया था ना, उसके ऊपर मैं बहुत ही घबरा गया था कि मैं ये क्या मलबे जैसा मेरा शरीर हो गया. कुछ ध्यान नहीं है कि बाल कहीं जा रहे हैं, हेयर कट किया कि नहीं, कपड़े कैसे पहने, शेविंग की कि नहीं, नहाया कि नहीं, अपने दोस्तों से मिला कि नहीं, सबको त्याग के. और वो ऐसा हो गया था कि बस उसके लिए वो घबरा जाता था. माई पर्पज़ वॉज ऑल आई हैड टू लिव फॉर. मैं केवल अपने उस पर्पज़ के लिए जी रहा था, मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था. लेकिन मैं उस चक्कर में इतना बर्बाद हो गया था कि मैं घबरा गया था उससे. Now see the next pic. It was on a dreary night of November. ये एक सुनसान रात थी नवंबर की. क्या हुआ था उस दिन? That I watched the accomplishment of my toils. जबकि मैंने देखा accomplishment यानी complete होना, पूरा होना, सब्र का वो फल मिलना, सॉरी. तो बोल रहा है मेरी मेहनत, माई टॉयल्स, मेरी मजदूरी जैसी जो मेहनत थी इतनी ज़्यादा, उसका मैंने अकम्पलिशमेंट देखा, उसको पूरा होते हुए देखा. कब देखा? नवंबर की सुनसान रात में. हाँ, आप सही सुन रहे हो, उसने लाइफ क्रिएट कर ली थी. देखो कैसी रात थी वो, क्या बता रहा है ये. एक तो नवंबर की सुनसान रात, फिर बोल रहा है माई कैंडल वॉज नियरली बर्नट आउट. मेरी कैंडल जो मोमबत्ती थी वो लगभग पूरी जल चुकी थी. एंड बाय द ग्लिमर ऑफ द हाफ एक्सटिंग्विश्ड कैंडल लाइट आई सॉ द डल येलो आईज ऑफ द क्रिएचर ओपन. देखो कैंडल जब बुझ जाती तो क्या होता है बेटा, बुझने वाली होती है, वो चारों तरफ मोम इकट्ठा होता है ना, उसमें वो छोटी सी लौ जलती रहती है, तो हल्का हल्का उजाला होता है ना. तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मेरी जो कैंडल है वो लगभग पूरी जल चुकी थी, और वो जो आधी बुझी हुई सी कैंडल जल रही थी, उसकी छोटी सी जो लौ थी, उसका जो हल्का सा उजाला था, उसमें मैंने देखा डल येलो, ढला हुआ सा पीला कलर, है ना, हल्का फेड हुआ हुआ सा पीले कलर की आँखें. उस क्रिएचर की जो आँखें थी वो खुली हुई थी. यानी तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मेरा जो पुतला है उसमें जान आ गई है, मैंने उसको क्रिएट कर दिया है. तो क्या बोल रहा है, नवंबर की सुनसान रात में आधी बुझी हुई कैंडल के हल्के से उजाले में मैंने देखा कि उस क्रिएचर की जो आइज़ हैं वो डल येलो कलर की आइज़ खुली हुई हैं. फिर क्या हुआ देखो, इट ब्रीथ हार्ड एंड जर्क्ड इट्स बॉडी. ये देखो इसकी खुली हुई आंखें, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है देखो, इट ब्रीथ हार्ड, इसने गहरी सांस ली. ब्रीथ हार्ड यानी एक तेज गहरी सांस ली, और जर्क्ड इट बॉडी, जैसे वो उठा था ना एकदम से, तो कब से ऐसा अकड़ के बैठा था पुतला, और एकदम से जान आई तो उसने तेज सांस ली और अपनी बॉडी को झटका दिया. उसने जर्क यानी झटका, तो जर्क्ड इट्स बॉडी, उसने अपनी बॉडी को झटका दिया. और फिर क्या हुआ देखो. नाउ सॉरी, हाउ कुड आई डिस्क्राइब माई इमोशंस एट दिस catastrophe? How could I describe my emotions at this catastrophe? I had taken such care to give him a pleasant form. कैटेस्ट्रॉफी मीन्स तबाही बेटा. वो बोल रहा है मैं अपने इमोशंस को कैसे डिस्क्राइब करूँ इस तबाही पे, मैं कैसे आपको अपनी भावनाएं बताऊँ. क्यों वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो कह रहा है मैंने बहुत ही ध्यान दिया था, सच केयर, आई हैड टेकन सच केयर, मैंने बहुत इस बात का ध्यान रखा था कि मैं उसे एक प्लीजेंट फॉर्म दे पाऊँ. मतलब जो मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ ना, एक सुहाना सा, अच्छा सा, प्यारा सा बना पाऊँ मैं उसे. But what I saw was watery yellow eyes, a shriveled complexion,
एंड हॉरिड ब्लैक लिप्स। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, मुझे क्या दिखा जब वो उठ गया, उसको लाइफ मिल गई, उसने अपनी बॉडी को जर्क किया, तो मैंने क्या देखा, वाटरी पनीली सी येलो येलो आँखें और श्रिवल्ड कॉम्प्लेक्शन, रूखा सूखा सा बेकार सा उसका जो बॉडी का कलर और स्किन टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्शन। तो कि रूखा सूखा सा अजीब सा उसका कॉम्प्लेक्शन, खुरदुरा सा, एंड हॉरिड ब्लैक लिप्स और डरावने से काले होंठ। अब वो बेचारा बनाना चाहता था अच्छा सा, है ना, सॉफ्ट सा, सुंदर सा एक वो क्रिएचर, और यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, बहुत ही अजीब सा, जिसकी स्किन अजीब सी है, जिसकी आंखें डल येलो हैं, जिसके लिप्स काले काले हैं और इतना लंबा चौड़ा अजीब सा, है ना। अब ये उसको खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो दुखी लग रहा ना फ्रैंकेनस्टीन, क्या बोल रहा है, अनेबल टू स्टमक माई क्रिएशन आई रश्ड आउट ऑफ माई रूम एंड ट्राइड टू गेट सम स्लीप। अपनी इस क्रिएशन को मैं खुद ही हजम नहीं कर पा रहा था। अपन बोलते हैं ना हिंदी में, अरे यार ये बात तो हजम नहीं हुई, तो इन इंग्लिश ऑल्सो वी से अनेबल टू स्टमक, मतलब ये बात मेरे को पच नहीं रही थी, यानी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था अपनी खुद की ही क्रिएशन को, मेरे खुद के ही जो सृजन था मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आई रश्ड आउट, मैं अपने रूम से बाहर भाग गया, यानी फुर्ती से चल के बाहर चला गया, और मैंने नींद लेने की कोशिश करी, दूसरे रूम में गया और नींद लेने की कोशिश करी। यार ये तो क्या बन गया, अपन भी कभी परेशान होते तो जाके चुपचाप सो जाते हैं ना, तो जाके वो उसने सोने की कोशिश करी। माई लिम्स convulsed, my teeth chattered by the dim yellow light of the moon। जो मून की जो डिम येलो लाइट थी, हल्की सी जो पीली रोशनी थी चंद्रमा की, उसमें मेरे अंग जो हैं वो कप कपाने लगे, मेरे दांत जो है वो चैटर करने लगे, किटकिटाने लगे। क्यों क्यों किटकिटाने लगे, उसके अंग क्यों कांपने लगे और दांत जो है वो क्यों किटकिटाने लगे, क्योंकि बाय द डिम येलो लाइट ऑफ द मून आई सॉ द रैच्ड क्रिएचर, कि वो जो चंद्रमा की हल्की पीली रोशनी थी उसमें तो मैंने यहाँ पर भी उस मनहूस जीव को देखा। अब देखो खुद नहीं बनाया और खुद ही उसको मनहूस बोल रहा है, तो बोल रहा है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअली वो क्रिएचर उसके पीछे पीछे वहाँ पे आ गया। तो जब उसने उस डिम येलो लाइट में उसको देखा तो उसके अंग जो है वो कांपने लगे, उसका शरीर कांपने लगा और दांत किटकिटाने लगे। हिज आइज वर फिक्स्ड ऑन मी एंड जॉज ओपन्ड, उसकी आंखें मुझ पर फिक्स थी, जमी हुई थी, और उसके जो जबड़े थे वो खुले हुए थे, यानी उसने थोड़ा ऐसे मुंह खोल के और वो उसको देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से फ्रैंकेनस्टीन पे ही फिक्स्ड थी, किसकी, इस जायंट क्रिएचर की। और देखो वो उसको क्या बोल रहा है, ये देखो ये पा बोल रहा है ना। ऑब्वियसली फ्रैंकेनस्टीन ने इसको बनाया है तो वो उसको पा बोल रहा है, वो बेचारा उसके पीछे आएगा, कहाँ जाएगा। और जब उसके पास आए तो देखो फ्रैंकेनस्टीन के तो कैसे छक्के छूट गए, वो तो परेशान हो रहा है ना। अब क्या हुआ देखो, आई वॉकड अवे एस्केपिंग द डेमोनिक कॉर्प्स टू विच आई हैड गिवन लाइफ। मैं वॉकड अवे मीन्स छोड़कर चला जाना, मैं चला गया था, एस्केपिंग यानी बचते हुए। किससे बचते हुए, जो राक्षसी लाश थी, इतनी लंबी चौड़ी लाश ही थी जिसको उसने जीवन दिया था। तो बोल रहा है डेमोनिक कॉर्प्स, एक इतनी राक्षसी लाश को मैं छोड़कर उससे बचकर जा रहा था, टू विच आई हैड गिवन लाइफ, एक ऐसी राक्षसी लाश जिसको मैंने जीवन दे दिया था और अब मैं उसको छोड़कर जा रहा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्रैंकेनस्टीन कहीं जा रहा है और वो बेचारा पीछे से क्या बोल रहा है, डोंट लीव फादर, कि आप मुझे छोड़ के मत जाइए पापा, है ना। डिड आई अबेंडन माई ड्यूटी एज अ फादर, क्या आपको लगता है कि मैंने एक पिता के रूप में अपनी ड्यूटी को त्याग दिया था, या मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया था एक फादर की तरह। अब ये बेटा आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि हाँ यार इतने बड़े क्रिएचर के साथ कैसे रहता, और कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि भाई अब जैसा भी था उसने बनाया था, है ना। तो ये तो अब आप लोग सोचिएगा और मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है, क्वेश्चंस आप लोग बुक से देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप लोग अगर पिछले चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स अगर चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उन सब चैप्टर्स का एक इस तरह से पीडीएफ बना के और उसका वीडियो बना के अलग से डाल के और मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। प्लीज़ आप मुझे बताइए
ये आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जो लाइनें दी हुई होती हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो ये वो वाले आंसर्स हैं। और उसके बाद आता है हमारा थिंक एंड आंसर। ये थिंक एंड आंसर का आंसर है कि इसमें आप अलग भी लिख सकते हैं, इसके आंसर वेरी हो सकते हैं, पर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। क्वेश्चन था कि क्या मैं कि फ्रैंकेनस्टीन आपको क्या लगता है वॉज ही एन एविल मैन, तो अगर यस है तो भी आपको लिखना था वाई, और अगर नहीं तो वाई नॉट। तो मेरा मानना यही है कि फ्रैंकेनस्टीन एक एविल मैन था, क्योंकि पहले तो उसने एक जाइंट क्रिएचर को क्रिएट कर दिया और उसके बाद फिर वो उसको त्याग के चला गया। और किस लिए त्यागा? केवल उसके लुक्स की वजह से, कि भाई उसके लुक्स अच्छे नहीं है, वो लंबा चौड़ा है, उसकी आंखें ऐसी, इसीलिए उसने उसका नेचर नहीं देखा। नेचर में तो अच्छा ही था ना, उसको पापा बोल रहा था, प्यार से पेश आ रहा था। तो इसलिए मेरा विचार ये है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो आप इसका आंसर अलग भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और आप कौन सी एक्सरसाइजेज या कौन से क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।